नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं आईएटीएफ क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ। पिछले 19 साल से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक में लेके आया हूँ और आज मैं बात करने वाला हूँ होशिन कानून पॉलिसी डिप्लॉयमेंट के बारे में। और जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आएगा ये होता क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या इसके 7 स्टेप्स हैं, क्या होता है कैच बॉल, क्या होता है एक्स मैट्रिक्स और क्या इंडस्ट्री में चैलेंजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू होशिन कानून। आपने अक्सर देखा होगा जब बोटिंग कंपटीशन होता है वहाँ पे बहुत सारे लोग एक बोट में बैठे होते हैं और वो पतवार चला रहे होते हैं एक ही दिशा में। बट अगर उसमें से कुछ लोग किसी और दिशा में पतवार चलाएं तो क्या होने वाला है हम सब जानते हैं। बट एक दिशा में पतवार चलाने से ये तो हो गया कि हमें पता है कि हमें एक दिशा में जाना है, बट वो जो दिशा है वो सही है या नहीं है उसके लिए कंपस की ज़रूरत भी होती है। तो जब हम मिलके काम करते हैं और जब हमारे पास कंपस होती है तो जो भी हमारा टारगेट होता है उसको हम अचीव कर सकते हैं। कुछ कुछ देखा जाए आसान भाषा में होशिन कानरे भी इसी तरह से है। ये एक जापानीज टर्मिनोलॉजी है जो दो शब्दों से बनी है, होशिन और कानरी। होशिन का मतलब है कंपास और कानरी का मतलब है मैनेजमेंट। कंपास मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, पॉलिसी डिप्लॉयमेंट भी कह सकते हैं, जो समवेयर 1950s में शुरू हुआ था और अब सारी दुनिया में बहुत पॉपुलर है। कई बार ऐसा भी होता है कि होशिन कानरी के नाम से पॉपुलर ना हो, लेकिन इसके अलग अलग शब्द हैं जिन्होंने अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज कर लिया था, उस हिसाब से पॉपुलर है। एक चीज़ और भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से होशिन कानरी है इस तरह से और भी अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो अलग अलग लोगों ने बनाई हैं। जैसे मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव है, बैलेंस स्कोर कार्ड है, ओकेआर ऑब्जेक्टिव की रिजल्ट्स है, और इस तरह के बहुत सारे तरीके हैं जो लोगों ने यूज़ किए हैं। बट ओवरऑल इंटेंट एक ही है कि किस तरह से जो टॉप मैनेजमेंट ने कुछ सोचा है वो किस तरीके से नीचे तक डिप्लॉय हो और एक टू वे कम्युनिकेशन हो। ये मेन इंटेंट इसका रहा है। एक बहुत ही अच्छी बात बोली है जिम कॉलिंस ने। उनका कहना है कि जब भी हमें कोई महान कंपनी बनाते हैं तो उसमें एक्चुअली में देखा जाए जो विजन का काम होता है वो शायद 1% होता है और 99% का काम अलाइनमेंट का होता है। व्हेन वी से अलाइनमेंट, उसका मतलब ये है कि कैसे हम इंश्योर करें कि सभी लोग एक ही दिशा में हों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्यों होशिन कानरे इंपॉर्टेंट है। तो हम सब जानते हैं कि दुनिया में बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं, स्पेशली कोविड के बाद तो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो यूक्रेन एंड रशिया की वार चल रही है उसने भी बहुत सारे नई कॉम्प्लेक्सिटीज़ को खड़ा किया है। जो सप्लाई चेन है उसमें कब चेंज आ जाए, कब बदलाव आ जाए, कोई नहीं जानता। तो ऐसे में होशिन कानरी जैसे टूल बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को इंश्योर करने के लिए कि हम इंश्योर कर सकें कि जो भी टॉप मैनेजमेंट ने सोचा है वो किस तरीके से डिप्लॉय हो और उसको हम अचीव कर सकें। एक बहुत ही अच्छी बात बोली है मार्क जुकरबर्ग ने, जो कि फेसबुक के फाउंडर हैं। उन्होंने कहा है कि जो सबसे बड़ा रिस्क है वो यही है कि हमने कोई रिस्क नहीं लिया है, क्योंकि इस दुनिया में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं और एक ही स्ट्रेटेजी है जो इंश्योर करती है कि आप फेल होंगे, वो यही है कि आप कोई रिस्क नहीं लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिस कारण से ऑर्गेनाइजेशंस को होशिन कानून को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना चाहिए। अगर मैं उसमें कुछ कारणों की बात करूं तो पहला कारण तो यही है कि उससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलाइनमेंट बेटर होता है, अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है, लोगों के अंदर ओनरशिप की भावना आती है, जो भी डिसीजन होता है वो मिलजुल के लिया जाता है। हमेशा ही ये देखा जाता है कि कैसे किसी बात का सोल्यूशन हो और ये कोशिश की जाती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो बात पहुँचे और एम्प्लॉय की डेवलपमेंट भी हो। इस बात पे तो सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। और हम बात करते हैं कि होशिन कानून को इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात, इम्प्लीमेंट करने से पहले तो ये है कि ये टू वे कम्युनिकेशन है, वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि टॉप मैनेजमेंट ने कुछ डिसाइड कर दिया और वो इम्प्लीमेंट करना है, ऐसा नहीं है। जो नीचे से लोग हैं वो भी अपनी राय देते हैं, वो भी अपना फीडबैक देते हैं कि उनको क्या लगता है जो कंपनी की स्ट्रेटेजी है उसके बारे में, क्या वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करते हैं, उनकी क्या डिफरेंट ओपिनियन है, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी होता है होशिन कानून में। और इसमें एक एक्स मैट्रिक्स बनाई जाती है। जो एक्स मैट्रिक्स है उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ओवरऑल हम कैसे मैप कर सकते हैं ओवरऑल क्या कंपनी की स्ट्रेटेजी है और उसको हम कैसे अचीव करने वाले हैं। तो उसका जो पहला क्वाड्रेंट होता है वहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारा क्या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, क्या हम 3 से 5 साल में अचीव करना चाहते हैं। जो दूसरा क्वाड्रेंट होता है वहाँ पे हम बात करते हैं कि उस 3 से 5 साल के जो ऑब्जेक्टिव है उसको मीट करने के लिए इस साल का हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। जो तीसरा क्वाड्रेंट है वहाँ हम बात करते हैं कि उन
1 साल के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें क्या-क्या इनिशिएटिव लेने हैं, जिससे कि हम अचीव कर सकें। और जो चौथा क्वाड्रेंट है, यहाँ पे हम बात करते हैं कि उनको अचीव करने के लिए कौन-कौन से केपीआई होंगे, जिनको हम रखेंगे कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिससे कि उसको हम अचीव कर सकते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कि हम चाहते हैं कि हमारा रेवेन्यू डबल हो जाए। अब उसको डबल करने के लिए हर साल हमें क्या करना पड़ेगा? मे बी हर साल हम कह सकते हैं कि हमें 20 से 25% अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ करना है। हम कह सकते हैं कि हमें कस्टमर सैटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करना है। अगला ये भी हो सकता है कि हमें बहुत सारे नए कस्टमर्स को ऐड करना है। अब उसको अचीव करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऑर्गेनाइजेशन में लिए जाएँगे, जहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि हमें डिलीवरी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, क्वालिटी का इम्प्रूव करना है, प्रोडक्टिविटी को बेटर करना है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को कंट्रोल करना है। एंड देन जो चौथा क्वाड्रेंट आएगा यहाँ पे कि उसको करने के लिए फिर अलग-अलग केपीआई बनेंगे डिफरेंट लेवल्स पे, इंडिविजुअल्स के, डिपार्टमेंट के, जिससे कि उसको अचीव किया जा सके। अब बात करते हैं जो 7 जो स्टेप्स हैं होशिन कांडे को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए। उसमें जो सबसे पहला स्टेप आता है वो बात करता है विजन के बारे में। यहाँ पे प्राइमरीली इंटेंट ये है कि हमारा विजन क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, उसके बारे में बात की जाती है। एक बहुत बड़े चाइनीज़ दार्शनिक हुए हैं, उनका कहना है कि जो लोग लड़ाइयाँ जीतते हैं, वो सबसे पहले ये सोचते हैं कि हम जीत गए हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, उसके बाद लड़ने जाते हैं। और जो हारे हुए खिलाड़ी होते हैं वो होते हैं जो पहले लड़ाई में जाते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि अब क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे जीतना है। तो ऐसे में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी कंपनी का क्या विज़न है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हम आज कहाँ हैं, हमें कहाँ तक पहुँचना है। जब हम पहुँच जाएँगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम पहुँच गए हैं, उसके क्या टारगेट होंगे, उन सबको समझना बहुत ज़रूरी है। ये स्टेप नंबर 1 है। एक बार वो हो जाएगा तो स्टेप नंबर 2 में हम अब ये बात करेंगे कि उसको अचीव करने के लिए हमारे क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, जो 1 साल में हमें रखने हैं, जिससे कि उसको हम अचीव कर सकें। ये एक तरह के बड़े गोल्स होंगे जिनको हमें अचीव करना है, और इसमें इंटेंट ये होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 से 5 तक ही होने चाहिए। अगर हम उतना रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। से फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने पहले बात की थी कि हमें ये सोचा है कि 5 साल में अपने रेवेन्यू को हमें डबल करना है। तो उसको अचीव करने के लिए जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि हमें हर साल का क्या टारगेट रखना है, कस्टमर को कैसे इंक्रीज़ करना है, किस तरह से नए प्रोडक्ट्स को बढ़ाना है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को कैसे इंक्रीज़ करना है, या हम ये भी कह सकते हैं कि एम्प्लॉई के मोटिवेशन को, एम्प्लॉई के मोरल को कैसे इंप्रूव करना है। ये कुछ 4 या 5 स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। अब उसके लिए फिर स्टेप नंबर 3 आएगा। अब हम एनुअल ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेंगे कि उनको अचीव करने के लिए अब हमें क्या करना है। अब एनुअल ऑब्जेक्टिव का मतलब ऐसा नहीं है कि उन चीज़ों को हमें पूरे साल में ही अचीव करना है। अगर हमें लगता है कि उसको हम जल्दी भी अचीव कर सकते तो उसको हम जल्दी भी अचीव करेंगे। से फॉर एग्ज़ाम्पल 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने में भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, यहाँ पर हम बात करते हैं पीडीसीए, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट, कि हमें ये भी देखना है कि जो भी कुछ हमने प्लान किया है, सबसे पहले उसकी प्लानिंग ठीक हो। जब वो प्लान ठीक से हो जाए तो उसको हम ठीक से इम्प्लीमेंट कर दें। इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें ये चेक करना है कि जो भी हमने प्लान किया था क्या वो अचीव हुआ या नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो हमें उस पे क्या एक्शन लेना है। वो स्टेप भी यहाँ से शुरू हो जाते हैं। जो स्टेप नंबर 4 है, वहाँ पे हम बात करते हैं कि अब जो हमने एनुअल ऑब्जेक्टिव्स बना लिए उनको हम किस तरीके से डिप्लॉय कर सकते हैं, जिससे कि हर लेवल के लोगों तक वो बात पहुँचे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप के लेवल को ये बात देखनी है, ग्राउंड लेवल तक हर आदमी को इसके बारे में पता होना चाहिए और उनका फीडबैक भी वापस आना चाहिए। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे, कैच बॉल। जो कैच बॉल है उसका इंटेंशन सिर्फ इतना ही है कि ये टू वे कम्युनिकेशन है। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट ने कुछ डिसाइड किया और सभी लोगों को इम्प्लीमेंट करना है। जो नीचे के लोग हैं डिफरेंट लेवल्स में, वो भी अपना फीडबैक दे सकते हैं कि उनको क्या लगता है कि इसमें कैसे डिफरेंस किया जा सकता है, कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, या क्या डिफरेंट तरीका हो सकता है जिससे उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। और उसके बाद लेवल 5 आता है, जहाँ पे हम बात करते हैं कि रिजल्ट्स को हमें रिव्यू करना है। वो वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, एनुअल भी हो सकता है। योगी बेरा ने एक बहुत ही बात की है कि अच्छी बात बोली है कि अगर हमें नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाएंगे, लेकिन वहाँ नहीं पहुँचेंगे जहाँ हमें पहुँचना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें रेगुलरली रिव्यू करना है जो भी अगले अलग अलग लेवल पे टारगेट सेट हुआ है, और उसको देखना है कि उन टारगेट के अगेंस्ट में कहाँ पहुँचे और क्या गैप रहा। देन स्टेप नंबर 6 है प्रॉब्लम सॉल्विंग।
अब ऐसा तो हमेशा नहीं होगा कि जो भी हमने सोचा वो अचीव हो जाए। बहुत सारे ऐसे टारगेट हैं जो अचीव नहीं होंगे, तो उस पे हमें एक्शन लेना है और उसमें देखना है कि उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। एंड देन लास्ट एनुअल रिव्यू, जहाँ पे हमें ओवरऑल बिगर पिक्चर देखनी है कि हमने क्या प्लान किया था, क्या अचीव हुआ और क्या अचीव नहीं हुआ। अगर देखा जाए समरी में, मैं बात कर रहा था होशिन कानरी के बारे में कि होशिन कानरी क्या होता है, कैसे उसको डिप्लॉय करना है, एक्स मैट्रिक्स क्या होती है, जब हमने बात की थी कैच बॉल क्या होता है, और ये टू वे कम्युनिकेशन है। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट ने ऊपर से कह दिया और काम हो गया, और किस तरीके से इस बात को इंश्योर करना है कि जो ओवरऑल स्ट्रेटेजी है वो ग्राउंड लेवल तक आए, जिससे कि हर आदमी की ओनरशिप हो ओवरऑल हमें क्या अचीव करना है। अब बात करते हैं कुछ इंडस्ट्री चैलेंजेस के बारे में। तो जो सबसे पहला चैलेंज इंडस्ट्री में रहता है वो यही रहता है कि अक्सर ऐसा होता है जो ग्राउंड लेवल पे लोग होते हैं उन तक वो कम्युनिकेशन पहुंचता ही नहीं है कि ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या है और वो क्या अचीव करना चाहते हैं। और जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है कि ऐसा बहुत बार होता है कि मैनेजमेंट को लगता है कि उनको कुछ टारगेट अचीव करने हैं, लेकिन जो नीचे मिडिल लेवल या ग्राउंड लेवल पे लोग होते हैं उनको पता होता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है या अचीवेबल नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता जहाँ पे उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो इसी सीरीज़ में रहेगा जहाँ मैं बात करने वाला हूँ ओबाया या ओबाया रूम के बारे में। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। उसको आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। और अगर आपको लगता है इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग आपको दिखेगा, वहाँ और डिटेल में जानकारी मिलेगी इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। अगर आपको लगता है कि इस तरह के ब्लॉग्स एंड वीडियोस यूज़फुल हैं तो आप हमेशा अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग से शेयर भी कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट भव्यमंगला.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।